So hello guys, welcome to our YouTube channel egram और आई होप यू आर डूइंग वेल। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। अपन ने पढ़ लिया था डिमांड, अपन ने फिर सप्लाई पढ़ा था, डिटर्मिनेंट्स पढ़ चुका था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी इन सप्लाई, और फिर दो टॉपिक शायद बचा हुआ था। दो टॉपिक था टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट एंड कुछ एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे पीईडी का। क्वेश्चन यहां से आता है इलास्टिसिटी से, तो देखते हैं हम लोग। इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले डिमांड का देखते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी पे कितना चेंज हो रहा है और कितना प्राइस पे चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी। इसका एप्लीकेशन हम लोग इसके बाद पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन होता है कोई भी कंपनी में कैसा रेवेन्यू, पैसा रेवेन्यू उसका जनरेट करना है। तो अगर उसका प्रोडक्ट पहले पता करेंगे, पहले प्रोडक्ट उसका कैसा है, इलास्टिक है या इन इलास्टिक प्रोडक्ट है, और फिर उसके बाद हम लोग चेंज करेंगे क्वांटिटी और प्राइस के हिसाब से। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस क्वांटिटी बाय प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी अगर हम लोग देखते हैं लग्जरी गुड्स है, लग्जरी गुड्स में होता क्या है, रिवाइज करें एक बार क्विक। तो रिवाइज में होता क्या है कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लेकिन प्राइस बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज, प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज कम होगा, प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज इन प्राइस बहुत कम होता है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था बिग बिलियन सेल, एक दिन के अंदर ही बहुत ज्यादा प्राइस थोड़ा सा चेंज करेगा तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा बिक जाता है उस समय। तो इसका ग्रेटर देन वन होता है। लग्जरी गुड्स का प्राइस इलास्टिसिटी चेक करेंगे तो ये ग्रेटर देन वन हो गया। उसी तरह नॉर्मल गुड्स का, तो ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, इसलिए लग्जरी गुड्स को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक, इलास्टिक है। और नॉर्मल गुड्स इन इलास्टिक होता है। नॉर्मल गुड्स में हम लोग अपन ने चेक किया था, सॉल्ट भी चेक किया था, और नेसेसरी गुड्स भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। नेसेसरी गुड्स जैसे कि इसमें हम लोग मेडिसिन चेक करते हैं। मेडिसिन कैंसर पेशेंट्स के लिए जो मेडिसिन होता है, आप उसका रेट कितना भी बढ़ा दें लेकिन उसका जो डिमांड डिमांड मांग रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो सेम रहेगा। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है लेकिन वो तो बहुत जरूरी है, उसके बिना तो कैंसर पेशेंट ठीक नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, प्राइस आप प्राइस कितना भी फ्लक्चुएट करेंगे। तो ये भी ग्रेटर देन वन होता है। तो एक इलास्टिक देखेंगे हम लोग, एक होता है इन इलास्टिक नॉर्मल गुड्स में। जैसे कैंसर वाला जो पेशेंट मेडिसिन हो गया, पैरासीटामोल टैबलेट्स का, वो इन इलास्टिक है, और इलास्टिक के लिए लग्जरी गुड्स होता है। और एक आता है यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक क्या होता है? जिनका चेंज जो होता है क्वांटिटी डिमांडेड जितना एक यूनिट से बढ़ेगा वैसे ही आपका जो प्राइस होगा वो एक यूनिट से घटेगा, तो बराबर आ जाता है, इक्वल्स टू वन। यूनिट इलास्टिक मतलब वन होता है इसका जो वैल्यू, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग, क्या यूज है इसका। तो किसी भी कंपनी का रेवेन्यू निकालने के लिए हम लोग चेक करते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी। जितना आपका क्वांटिटी डिमांड है इनटू उसका प्राइस कर देंगे तो उसका रेवेन्यू जनरेट हो गया। तो किसी फर्म ई ग्राम का ही बात करते हैं हम लोग। ई ग्राम एक फर्म है, तो ये पहले हम लोग चेक करेंगे इन इलास्टिक है, ये इलास्टिक है। ऐसे इन इलास्टिक ही होना चाहिए क्योंकि इतने कम प्राइस में और वैसे इतना क्वालिटी कंटेंट वैसे मिलेगा नहीं। तो ये इन इलास्टिक मतलब क्या होता है कि अपन कितना भी प्राइस फ्लक्चुएट करे, बढ़ा ले, लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो अपन का बेस है वो सेम रहेगा। थोड़ा बहुत घट सकता है लेकिन फिर भी सेम रहेगा। तो इससे कंपनी का फायदा या प्रॉफिट कैसे हम लोग निकालते हैं वो देखते हैं। वो देखिए कि एक एग्जांपल से समझते हैं। एक इन इलास्टिक, अगर पहले ई ग्राम को ही हम लोग इन इलास्टिक लेके चलते हैं। केस वन इन इलास्टिक के लिए
और एक केस 2। इसी सेम इग्राम फर्म को हम लोग केस 2 लेके चलते हैं, इसको प्लास्टिक कर लेते हैं। तो केस 1 में हम लोग देखेंगे पहले प्राइस क्या था, अर्लियर प्राइस इसका था तो प्राइस लेके चलते हैं 100 रुपीज। ठीक है, प्राइस हम लोग ले लिए 100 और डिमांड इसका हो गया 10, तो इसका रेवेन्यू कितना आया 1000 रुपीज। तो हमने एक केस स्टडी लिया, अगर इन इलास्टिक होता ये प्रोडक्ट तो इन इलास्टिक के लिए अगर प्राइस 100 रुपीज रखा गया है और क्वांटिटी डिमांडेड अगर 10 है तो उसका जो रेवेन्यू होगा उसका 1000 हो जाएगा। फिर अगर उसका प्राइस हम लोग बहुत कम कर दिए, प्राइस बढ़ा देते हैं अर्लियर नाउ, अब क्या प्राइस हो गया 200 कर देते हैं। अगर 200 बढ़ा दिए और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड किस पे बात करेगा, इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी। अगर हम लोग केस 1 लिए इन इलास्टिक है तो इन इलास्टिक होने के चलते इसका जो हम लोग का डिमांड 10 था तो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, वो 7 से 8 हो सकता है, तो अपन लेते हैं 7। तो अब रेवेन्यू क्या आ गया, अब रेवेन्यू आ गया 1400। ठीक है, तो इसमें एक चीज समझने का है कि अगर मेरा प्रोडक्ट इन इलास्टिक है मार्केट में और अगर हम प्राइस उसका इंक्रीज करेंगे, पहले प्राइस 100 था अब हम लोग 200 कर दिए और इन इलास्टिक प्रोडक्ट है तो हम लोग का रेवेन्यू बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले 1000 रुपीज था हम लोग का रेवेन्यू, अब फिर 1400 रेवेन्यू हो गया। अब दूसरा सिनेरियो में देखते हैं, सेकंड सिनेरियो लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग का फॉर्म है वो इलास्टिक है, पहले तो हम लोग इन इलास्टिक के लिए अब इलास्टिक में चेक करते हैं तो सेम रहेगा, प्राइस लेते हैं हम लोग 100 रुपीज था पहले और क्वांटिटी डिमांडेड था 10, तो अपना रेवेन्यू निकल रहा था 1000। लेकिन ये इलास्टिक है तो इलास्टिक और हम लोग डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड जानते हैं, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, चेंज इन इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। ठीक है, तो प्राइस हम लोग क्या करते हैं, प्राइस हम लोग 100 से प्राइस हम लोग पहले बढ़ा के देखते हैं। पहले वाले केस में हम लोग क्या किए थे, पहले वाले प्राइस में 100 से 200 किए थे, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि 100 से 200 यहां भी करते हैं। प्राइस अगर 120 हो गया तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, यहां घटा था, ऐसे तो लॉ तो वही करता है कि क्वांटिटी अगर हम लोग प्राइस बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी घटेगा, तो यहां भी घटेगा लेकिन बहुत शार्पली बढ़ेगा, इलास्टिक है। तो अब 200 अगर कर दिए तो ये 5 में आ जाएगा, तो रेवेन्यू क्या होगा 100 रुपीज ही रहा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा, इसमें हम प्राइस बढ़ाएंगे भी फिर भी हम लोग का इलास्टिक प्रोडक्ट में फायदा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन अगर प्रोडक्ट इन इलास्टिक है तो बहुत ज्यादा कंपनीज को फायदा होता है। अब हम अपने वो लास्ट टॉपिक हम लोग का बचा हुआ था वो देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट में चार तरह की मार्केट होती है, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, मोनोपोली एंड ऑलिगोपोली। तो परफेक्ट और इनपरफेक्ट इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट सेम रहता है, परफेक्ट में तो प्रोडक्ट सेम रहेगा, इनपरफेक्ट में प्रोडक्ट सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट रहता प्रोडक्ट। मोनोपोली, क्वेश्चन यहां पे लगातार यहां से आ रहे हैं, मोनोपोली और ओलिगोपोली, तो ये हम समझते हैं मोनोपोली क्या होता है कि मार्केट में एक ही कंपनी यहां पे डोमिनेट कर रही है, जैसे एग्जांपल इंडियन रेलवे।
इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे एक मोनोपोली मार्केट है, और कोई वैसे इंडस्ट्री हुआ और कोई कंपनी यहाँ पे है नहीं जो जिन्हीं का कंपनी चले यहाँ पे, इसलिए भी ये मोनोपोली में आएगा। मोनोपोली में फायदा क्या है, ये बहुत ह्यूज प्रॉफिट कमा सकती है क्योंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक में आएगा। इनइलास्टिक में आप प्राइस, एक तो बेस बना हुआ है हम लोग का, सब जितना रेलवे का सब्सक्राइबर बेस बना हुआ है, लेकिन अब हम प्राइस थोड़ा सा भी हाई करेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है रेलवे को। लेकिन as we know, we are a country of welfare, so Indian Railways did not do that act. तो प्राइस बहुत सब्सिडाइज रेट में रहते हैं रेलवेज में। ऑलिगोपोली समझना है, ऑलिगोपोली ऑलिगोपोली मतलब होता क्या है कि कुछ ग्रुप ऑफ फर्म डोमिनेट करते हैं मार्केट में। मतलब जैसे कि आप टेलीकम्युनिकेशन देख लेते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में अभी क्या है, जियो, एयरटेल। सो एक रहता तो मोनोपोली होता है, एक से अधिक रहेगा तो ऑलिगोपोली होता है। और उसका एक चीज यहाँ पे हम लोग को निकालना, कंसंट्रेशन रेशियो बोलते हैं उसको। ऑलिगोपोली में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन रेशियो CR4, ये अगर ग्रेटर देन 50% रहता है तो ये, इससे पता चलता है कि हम लोग का वो जो जो कंपनीज एक्ट कर रही है वो ऑलिगोपोली में आएंगी या मोनोपोली में आएंगी। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, इसका और एक नाम है हर्फिंडाल हर्फमैन इंडेक्स। तो हम लोगों ने देखा ऑलिगोपोली, ऑलिगोपोली क्या होने के लिए क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन रेशियो, मतलब कोई दो चार फर्म, कोई भी इंडस्ट्री में देख लिया, तो कोई भी इंडस्ट्री में अगर दो से ज्यादा, दो चार कंपनियां का मिलाकर के अगर 50 से ज्यादा उसका जो प्रॉफिट मिल रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑलिगोपोली। और इसका और एक नाम है हर्फिंडाल हर्फमैन इंडेक्स। सो पहला वाला टॉपिक तो खत्म हो गया, उसके बाद कुछ तो अब लोग आज स्टार्ट करेंगे। नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सो मैंने बताया था पहले कि आपको वो डिमांड और सप्लाई वाला ग्राफ समझना है, अगर वो आप समझ लोगे तो थोड़ा सा इकोनॉमी इजी हो जाता है। तो आज हम लोग उसका एप्लीकेशन भी देखते हैं। तो हम लोग ने पहले मार्केट देखा, डिमांड देखा, सप्लाई देखा, प्राइस देखा, क्वांटिटी देखा, ये माइक्रो में चेक कर रहे थे हम लोग। अब मैक्रो में घुस हम लोग धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं। तो मार्केट हमें पता है क्या होता है, डिमांड पता है, सप्लाई क्या पता है, प्राइस पता है, क्वांटिटी पता है। ये माइक्रो में हम लोग देखे थे, ये माइक्रो का टर्म है। यही चीज सारा मैक्रो में यूज करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक लैंग्वेज। तो मार्केट को क्या बोलेंगे हम लोग, नेशनल इकोनॉमी। डिमांड को एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई को एग्रीगेट सप्लाई, प्राइस एवरेज प्राइस लेवल, एंड क्वांटिटी, ये क्वांटिटी जो है उसको बोलते हैं नेशनल आउटपुट। ठीक है, सो देखते हैं कि कैसे, कितना हम लोग जो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं उसमें कितना, जैसे सेक्टर्स होते हैं तो 5 सेक्टर्स हमें पढ़ना है। तो 5 सेक्टर समझते हैं कहां कहां से आ रहा है। एक हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड में क्या होता है, हाउस होल्ड से, और एक फर्म है, एक कंपनी है, हाउस होल्ड से लेबर जाते हैं फर्म में काम करने, तो ये लेबर हो गया। और फर्म फर्म क्या यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, गुड्स एंड प्रोड्यूस सर्विसेज यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो लेबर के बदले क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। ठीक है, फिर फर्म बनने के बाद इसको तो सेल भी करना है, तो उसको खरीदेगा कौन, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब सभी लोग, अंबानी भी एक हाउस होल्ड में रहेगा, अपन भी हाउस होल्ड में रहेंगे, सारे लोग जो भी सिंगल इंडिविजुअल है सबको हम लोग बोलेंगे हाउस होल्ड। तो ये कंपनीज का जो फर्म का जो प्रोड्यूस हुआ गुड्स एंड सर्विसेज वो खरीदेगा अल्टीमेटली कौन, हाउस होल्ड खरीदेगा। तो ये वाला जो है ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे हाउस होल्ड खरीद लिया, और इसको क्या मिलेगा, इसको प्रोडक्ट खरीदने से क्या मिलेगा, इसका रेवेन्यू मिलेगा, पैसा मिलेगा इसको।
कंपनीज को पैसा आएंगे। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे तीन एंटिटी है, हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है, बैंक है, एक आपका फर्म है, कंपनी है, और एक इंटरनेशनल मार्केट है। तो 1 2 3 4 एंड 5 सेक्टर्स हमें पढ़ना है। तो गवर्नमेंट का रूल क्या है, जैसे हम पैसा लेके आएंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो अपन टैक्स देंगे गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उसके बदले हमें क्या देंगे, पब्लिक गुड्स। रोड अच्छा होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, और एयर साफ होनी चाहिए। तो ये कोशिश करती है गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करने का, और हम लोग टैक्स देते हैं। फर्म भी क्या होगा, फर्म को भी कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, कंपनीज टैक्स लगेगा। तो कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट टैक्स लेंगी और उनको भी पब्लिक गुड्स सप्लाई करेंगे। जैसे आपका सब्सिडाइज रेट में कोई, अगर आप न्यू कंपनी खोलना चाहते हो, सब्सिडाइज रेट में आपको लैंड मिल सकता है उसको यूज करने के लिए। ठीक है, तो हाउस होल्ड देख लिए, फर्म, ये दोनों का रिलेशन पता चल गया। अब क्या होता है कि जब हम एज ए यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देख पता है, पहले हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जब हम पैसा लेके आते हैं, फर्म में काम करेंगे एज ए लेबर, तो हमें कुछ वेजेस मिलेगा। वेजेस क्या होता है, अपन बैंक में डालते हैं। ठीक है, वेज हम लोग बैंक में सेविंग के लिए डालते हैं। और बैंक जो अब बैंक क्या करता है, किसको हेल्प करेगा, फर्म को हेल्प करेगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। बाद में अगर लोन चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो बैंक हेल्प करता है इसमें। और फिर ऐसा नहीं कि हम लोग भी क्या करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, और जो कंपनीज क्या करती है, एक्सपोर्ट भी करती है। तो इंटरनेशनल मार्केट का रूल यहाँ पे आता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो 5 हम लोग को देखना तो क्या था कि 5 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में क्या देख लिए, हाउस होल्ड देख लिए, फर्म देख लिए, फिर बैंक देख लिए, और एक इंटरनेशनल देख लिए, इंटरनेशनल मार्केट, और गवर्नमेंट देख लिए। तो 5 सेक्टर्स यहाँ पे चेक किए हम लोग। वही चीज यहाँ पे थोड़ा और, यहाँ पे भी देखिए यही चीज है, हाउस होल्ड है यहाँ पे फर्म है। तो हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड फर्म में जाके काम करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और उसके बाद वो फर्म को क्या मिलता है, उसके चलते वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, फर्म फर्म हाउस होल्ड क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, खर्च करेगा। फर्म में अगर सामान फर्म में अगर बन गया तो हाउस होल्ड खर्च करेगा, उसके बदले गुड्स एंड सर्विस उसको रेवेन्यू मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए टैक्सेस देखिए, टैक्स हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे, गवर्नमेंट को टैक्स भी करनी है, टैक्स लेती है और स्पेंड करती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी। तो यहाँ पे ये लोग भी क्या करते हैं, सेविंग्स अपने आप पे रखते हैं, इन्वेस्टमेंट कहीं और करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड भी एग्जाम्पल इसका अच्छा है। और फॉरेन सेक्टर्स हम लोग देख रहे हैं कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाला काम चलता है। ठीक है, अब स्पेंडिंग वाला बात करते हैं हम लोग, डोमेस्टिक स्पेंडिंग, खर्च कहाँ हो रहा है। तो एक तो हाउस होल्ड देखते हैं, हाउस होल्ड को सी लेके चलते हैं, सी, गवर्नमेंट को जी लेकर चल रहे हैं। ये स्पेंड कहाँ पे खर्च कर रही है, फर्म फर्म को आई लेके चलते हैं, फर्म को, और फॉरेन को एक्स लेके चलते हैं। अब ऐसा इसमें ये फॉर्मूला समझने का, इसको अच्छे से देखें कि हाउस होल्ड में क्या हो रहा है, हाउस होल्ड कुछ खर्च कर रही है। खर्च कहाँ करेंगे, आप डोमेस्टिक से भी सामान खर्च करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट से भी लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगर इंडिया खुद का हम लोग नेशनल का स्पेंडिंग, जैसे कि ये हम लोग पढ़ क्यों रहे, हम लोग ने जो पहला टॉपिक देखा था, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, नेशनल इनकम अकाउंटिंग हम लोग जानना चाह रहे हैं। उसके बाद आगे भी चलेंगे, कैसे कैसे इनकम है, आउटपुट है, एक्सपेंडिचर कैसे मेथड है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी खर्च करने कैसे, इनकम पर कैसे पता चलेगा। ठीक है, कैसे डिमांड बढ़ेगा स्पेंड करने से। तो हाउस होल्ड जो खर्च करेगा वो दोनों करेगा, इंपोर्ट भी करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। तो अगर हम लोग इंडियन के लिए कर रहे हैं, इंडिया के लिए कर रहे हैं, जीडीपी के लिए कर रहे हैं, बेसिकली जीडीपी के लिए देखते हैं। तो जीडीपी के लिए तो डोमेस्टिक वाला है, तो जितना डोमेस्टिक में यूज हो रहा है उसको चेक करेंगे। तो इंपोर्ट जो भी है उसको माइनस करते जा रहे हैं। गवर्नमेंट का भी जी इतना वो खर्च कर रहा है, लेकिन इसमें इंक्लूड है, इसमें यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी था। तो हम लोग इंपोर्ट वालों को हटा दिए और एक्सपोर्ट वालों को रखे। गवर्नमेंट का भी इंपोर्ट खत्म कर दिया, फर्म का भी हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो हटा दिए, और फॉरेन वाला भी जो इंपोर्ट खत्म कर दिए। तो इसका समझ में कैसे है कि जो हाउस होल्ड वाला है, सी माइनस एमसी, वही वाला हो गया हाउस होल्ड, जी माइनस एमजी गवर्नमेंट का जितना खर्च हो रहा है, ये वाला पोर्शन है आपका इन्वेस्टमेंट वाला फर्म का, और आई एक्स आपका ये वाला है फॉरेन वाला। यहां से सी
आई एंड जी, सी आई और जी भी यहाँ पे छूट गया, जी रहेगा यहाँ पे, जी प्लस और माइनस एक्स भी यहाँ पे रहेगा। फिर से देखते हैं इसको, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन, सी जी आई एक्स, ये हम लोग चेक करते हैं कितना खर्च हो गया। तो यहां से हम लोग लिखते हैं कि इसका जो हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट करने से क्या हो रहा है, पैसा बाहर जा रहा है, तो इंपोर्ट हम लोग माइनस करेंगे, सी माइनस सी, हाउस होल्ड लेके चलते हैं, हाउस होल्ड प्लस जी माइनस जी, गवर्नमेंट जी जी, प्लस आपका फर्म हो गया आई माइनस आई इंस्टीट्यूट, प्लस एक्स माइनस, ये भी कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ भी एक्स माइनस एम कर देते हैं इंपोर्ट वाला। यहाँ पे देखिए सी, यहाँ पे क्या होगा, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स, ये वाला कॉमन हो गया, सी एच माइनस प्लस में आ जाएगा, एक्स माइनस कॉमन लेते हैं, सी एच प्लस जी जी प्लस आई आई प्लस एम। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा अल्टीमेटली, सी प्लस जी प्लस आई प्लस ये वाला पूरा जो हो जाएगा, एक्स एन भी करते हैं इसको, जो नेट नेट निकलता है एन एक्स कर लिख देते हैं, नेट इनपुट। ठीक है, ये फॉर्मूला पता चल गया कि ये आपका हाउस होल्ड गवर्नमेंट हो गया, फर्म हो गया, और ये इसका मतलब फॉरेन वाला। उससे उसके बाद हम लोग अब यहाँ पे समझेंगे नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। नेशनल इनकम निकालने का तरीका क्या होता है, इनकम मेथड पहला है, फिर आउटपुट मेथड, फिर एक्सपेंडिचर मेथड। अभी हमने जो देखा इनकम मेथड के लिए मेजरमेंट ऑफ ऑल हाउस होल्ड, कैसे कमा रहे हो आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं, पता है, लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसी से हम लोग क्या मिलता है, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेज रेंट, आर रेंट। ठीक है, वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट रेंट। ठीक है, जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर से हम लोग जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से मिल रहा है, उसके बदले हम लोग को क्या मिलता है, वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट और रेंट। तो रेंट वेजेस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सारा इनकम पैसा मिल रहा है, इनकम मेथड है, कितना ये पैसा कहीं सारा तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लग रहा हो कहीं ना कहीं, किन्हीं को रेंट मिल रहा है, किन्हीं को वेजेस मिल रहा है, तो सारा जो भी ये अर्न कर रही है हाउस होल्ड, इनको बोलते हैं इनकम मेथड। आउटपुट मेथड, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, अब इसी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, जीडीपी वाला। और एक चीज ये वाला देखें, पहला स्लाइड जो था ये वाला से ही लेके चलते हैं, तो मार्केट इसका ग्राफ अभी बना के चेक करते हैं कि कैसे इन्फ्लेशन होगा, कैसे मार्केट मार्केट का जो डिमांड होगा उसको अफेक्ट कैसे करेगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्राफ चेक करते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं ग्राफ। तो ये पहले हम लोग अपन ने पढ़ चुका है, प्राइस, ये क्वांटिटी, ये डिमांड वाला कर्व है, और ये सप्लाई वाला है। ये मैक्रो लेवल में था, माइक्रो लेवल में ये वाला प्राइस इक्विलिब्रियम। अब हम मैक्रो लेवल में चेक करेंगे, नेशनल लेवल पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग ने देखा इस टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं हम लोग, तो जो क्वांटिटी क्या बोलता है, नेशनल आउटपुट, और प्राइस को क्या बोल रहे हैं हम लोग, एवरेज प्राइस लेवल। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड और मार्केट, ये वाला हो गया। तो नेशनल आउटपुट देख लेते हैं इसको,
तो अब ग्राफ ग्राफ ऐसे बनेगा, पहले माइक्रो था अब मैक्रो था, सिर्फ मैंने टर्मिनोलॉजी को चेंज करा है। जैसे प्राइस था तो प्राइस लेवल हो गया, जो क्वांटिटी डिमांडेड था वो आपका आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। जो सप्लाई था एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोग भी देखें इसको साथ में, इसका आंसर क्या होगा। तो हाउस होल्ड बिकम मोर इंडेटेड, इंडेटेड मतलब और उधार उसके ऊपर बढ़ गया, तो उस पर क्या इफेक्ट होगा मार्केट पे, और उसका जो इन्फ्लेशन है, क्वेश्चन है इन्फ्लेशन में क्या फर्क पड़ेगा, जीडीपी पे क्या फर्क पड़ेगा, और आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। सारा चीज हम लोग ग्राफ में, ग्राफ से देखेंगे। आप लोग भी ट्राई करें। उसी वही ग्राफ का ही एप्लीकेशन है, इसको एक ग्राफ से ही हम लोग समझ लेंगे कैसे वो देख, जैसे कि देखते हैं। सो हाउस होल्ड बिकम मोर इंडेटेड, इंडेटेड मतलब और आपके पास और उधार बढ़ गया, उधार बढ़ गया तो आपके पास पैसा उधार वालों को चुकाने मिल जाएगा, आप आजाद मार्केट में जाएगा, कुछ सामान का आप लोग डिमांड नहीं करोगे, तो डिमांड नहीं करोगे तो डिमांड घट जाएगा, जो एग्रीगेट डिमांड है, क्योंकि पैसा ही नहीं है मार्केट में। अगर ज्यादा मेरे पास उधार है तो मैं मार्केट पे जाकर और सामान तो खरीद नहीं पाऊंगा, तो मार्केट का डिमांड कम हो जाएगा। तो पहले ये लेवल था, अब क्या हो रहा है, शिफ्ट करेगा, ये ग्राफ शिफ्ट कर जाएगा, ये अब ऐसे आ जाएगा, प्राइस लेवल पहले ये था पी ओल्ड एंड पी न्यू, ये वाला आपका आउटपुट यहां पे था पहले ओल्ड, ये आउटपुट न्यू, आउटपुट मतलब जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी का पहले क्वेश्चन, पहले जो जीडीपी था नॉर्मल कंडीशन में यहां पे था, ये वाला पोर्शन में था, लेकिन अब जो जब जैसे डिमांड घटा तो ये वाला यहां पे आ गया, तो ये जो हम पूरा यहां ऐसे ग्राफ है, तो ये तो कम हो गया, पहले से कम हो गया, तो जीडीपी में क्या फर्क पड़ा, जीडीपी कम हो जाएगा। तो जीडीपी से करेक्शन है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे जीडीपी कम होगा, जीडीपी कम होने से क्या होगा कि मार्केट पे डिमांड है ही नहीं, तो इंडस्ट्री क्या करेंगी कि और इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे नहीं, क्योंकि पहले से डिमांड है नहीं मार्केट में, तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट और कैपिटल फॉर्मेशन में, और कैपिटल फॉर्मेशन में वो मार्केट कर नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि डिमांड है नहीं उस समय से पहले से, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। और आखिरी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में क्या होगा, इन्फ्लेशन में देखते हैं यहीं से दिख जाएगा, ये प्राइस पहले का था, ये प्राइस नया वाला है, तो इन्फ्लेशन पैसा क्या होगा, प्राइस कम हो गया, तो इन्फ्लेशन क्या होगा, घट जाएगा। तो एक ग्राफ से अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सटीक निकलेगा, आपको बस ये पता करना है कि इंडेटनेस से इंडेट और ज्यादा इंडेट उधारी से बढ़ने से क्या होगा कि आपका सप्लाई में फर्क पड़ेगा, डिमांड में फर्क पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, आप लोग भी पढ़ें। तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या है, गवर्नमेंट सब्सिडीज अगर बढ़ रहा है, देखते हैं ग्राफ से, प्राइस या आउटपुट है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो गवर्नमेंट सब्सिडीज अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, सब्सिडीज बढ़ेगा तो सप्लाई कैसे बढ़ेगा, गवर्नमेंट सब्सिडीज किसको दे रही है,
यहाँ पे भी क्वेश्चन इनसफिशियंट है। गवर्नमेंट सब्सिडीज किसको दे रही है? अगर अपन यहाँ पे करें फर्म को दे रही है। ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अभी गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, बहुत ज्यादा सब्सिडाइज रेट में बिक रहा है ईवी। तो अगर ईवी दिया सब्सिडीज दिया जाएगा तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगी। लिंक पता चल रहा है? सब्सिडीज बढ़ाएंगे तो सप्लाई बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि मान लीजिए 1000 का कॉस्ट बना था मेरा पूरा, अगर सब्सिडीज और हमको 100 और मिल गया तो मेरा बजट बढ़ गया, 1100 हो गया। तो 1100 में हम हो सकता है कि दो और लेबर रख लें, दो लेबर का मेरा बजट बढ़ गया। सब्सिडीज के कारण क्या हुआ? दो लेबर का बजट बढ़ गया, तो उसके चलते प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ज्यादा बढ़ेगा तो सप्लाई मेरा बढ़ेगा। सप्लाई बढ़ रहा है, सप्लाई सप्लाई जो बढ़ रहा है तो उसको शिफ्ट करते हैं। पहले का ये वाला था इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वन था ये। अब जब सप्लाई बढ़ेगा, इधर से बढ़ेगा सप्लाई, ऐसे आ गया। अब जो नया जो बना ये वाला बन गया, इससे देखिए फिर यहाँ पे नया वाला इक्विलिब्रियम टू आ गया। ये प्राइस लेवल टू है, प्राइस लेवल वन था ये। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये तो बढ़ा, ठीक है। जीडीपी क्या हुआ? यहाँ पे जीडीपी देंगे, जीडीपी बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां से पता चल रहा है पहले लेवल ये था, अब लेवल ये है, जीडीपी बढ़ गया। उसके बाद प्राइस लेवल क्या हुआ? पहले का प्राइस इस लेवल पे था, अब जो नया प्राइस है इस लेवल पे है, तो प्राइस तो घटा दिख रहा है। प्राइस प्राइस घटा मतलब इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन क्या होगा? इन्फ्लेशन हो गया, कम हो गया, तो इन्फ्लेशन घट गया, जीडीपी क्या हुआ? बढ़ गया। जीडीपी बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ? घटेगा, ठीक है, ऑब्वियस बात है। तो देखिए यहाँ पे लिंक देखिए, गवर्नमेंट सब्सिडीज अगर बढ़ा रहा है तो इन्फ्लेशन पे क्या फर्क फर्क पड़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क पड़ रहा है, जीडीपी में क्या फर्क पड़ रहा है, अपन आसानी से ग्राफ के हिसाब से निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन, हम लोग सभी ने देखा है कोविड 19 का फेस, और सारा इकोनॉमिक सिनेरियो पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या क्या था, यहाँ पे भी हम लोग को निकालना है जीडीपी कैसा था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा था, और इन्फ्लेशन देखेंगे। आप लोग भी सोचे थोड़ा क्या हो सकता है। तो जीडीपी के कोविड 19 का समय क्या था? कोविड 19 का समय क्या था कि सप्लाई शॉक, सप्लाई शॉक था। सप्लाई शॉक मतलब सप्लाई बंद हो गया था, सप्लाई था ही नहीं मार्केट में, क्योंकि जो कनेक्शन था सारा बंद हो गया था, सारा ट्रांसपोर्टेशन बंद था, तो सप्लाई शॉक में आ गए थे मार्केट। तो नॉर्मल जो ग्राफ रहता है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, तो सप्लाई शॉक के क्या होगा? सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई जो होगा वो डाउन हो जाएगी, हो गई थी उस समय कोविड 19 के समय। तो इसको हम लोग सप्लाई को कम करता है, सप्लाई कम करने के लिए, सप्लाई कम हो गया ऐसे। अब देखिए पहले का जो नॉर्मल कंडीशन था ऐसा था, इक्विलिब्रियम वन एंड इक्विलिब्रियम, प्राइस इक्विलिब्रियम वन, ये क्वांटिटी इक्विलिब्रियम वन है। अब जो नया ग्राफ बनेगा, ये देखिए ग्राफ कैसा है, ये वाला इक्विलिब्रियम आ रहा है, ये क्वांटिटी इक्विलिब्रियम टू, ये प्राइस इक्विलिब्रियम टू। अब तो पता चल रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, जीडीपी पहले पहले आउटपुट ऐसा था, अब लेकिन उसके बाद सिनेरियो के बाद कम हो गया, तो जीडीपी यहाँ पे पता चल रहा है, जीडीपी क्या हो गया? डाउन हो गया, जीडीपी घट गया। प्राइस प्राइस का लेवल देखें, प्राइस का लेवल पहले क्या था? पहले यहाँ पे था इस पोजीशन में, और प्राइस का लेवल जो सेकंड पोजीशन में देखें बढ़ गया, प्राइस बढ़ चुका है पूरा, ये पूरा प्राइस का है, ये पूरा आउटपुट का है, तो प्राइस बढ़ चुका है, तो प्राइस बढ़ गया मतलब इन्फ्लेशन, जीडीपी कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। सेम हम लोग अभी जो कंट्री का जो सिनेरियो था, इकोनॉमिक सिनेरियो कोविड 19 के दौरान सेम था। क्या था? जीडीपी कम था, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, ठीक है। होप तीन एग्जांपल से आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग पे।
ये ग्राफ को ठीक से देखिए, ये 12th क्लास के एनसीईआरटी का है, इकोनॉमी। तो मेरा आज का एम यही है कि इसको समझना और आप भी समझे साथ साथ। तो ये वाला एक ग्राफ अगर समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि पूरा जो जीडीपी जीएनपी का कॉन्सेप्ट है सारा क्लियर हो जाएगा यहीं से। तो इसके लिए समझना होगा, पहले एनएफआईए देखते हैं और उसका चेक करते हैं कि जीडीपी और जीएनपी वाला कैसे काम करता है। पच्चीस सेकंड का ब्रेक है, 2 मिनट रुकिए। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले जीडीपी समझेंगे हम लोग, फिर जीएनपी। तो जीडीपी होता क्या है? जीडीपी, तो इसका टर्म से क्या हो रहा है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीडीपी मतलब क्या होगा? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in a given period of time in a definite territory। ये तो आपको पता ही होगा इसका डेफिनेशन। तो जीडीपी मतलब क्या हो गया कि कितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है एक डेफिनेट टेरिटरी में। कोई भी टेरिटरी इंडिया है, इस यहां पे कितना। और ये वाला देखना, ये टर्म क्या इंपॉर्टेंट है? फाइनल गुड्स एंड सर्विस। हम लोग देखे थे गुड्स कितना तरह का होता है, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स, एक होता है फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स का बात हो रहा है क्योंकि हमको पता ही नहीं चल पाएगा कि इंटरमीडिएट, जैसे कि ब्लू पेंट है, एक मारुति कंपनी के पास आया, एक मेरे पास आया। ये तो ब्लू पेंट, पेंट को तो खुद का नहीं पता कि वो कैसा गुड्स है, तो इसलिए अब मारुति के पास जाएगा। ये मारुति क्या करेगा, कंपनी आगे जाकर के इसको इसका इकोनॉमिक जो वैल्यू होगा, इकोनॉमिक वैल्यू अगर डिफरेंट हो गया तो वो इंटरमीडिएट, इसके मारुति के लिए ये ब्लू पेंट अगर कार बन रहा है तो लास्ट ये फाइनल गुड्स होगा। लेकिन ब्लू पेंट एज एन इंग्रेडिएंट्स यूज होता है, ठीक है, तो ये तो इसमें कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन मेरे पास अगर आया तो अपन इसे पेंट कर लेंगे। पेंट करके अगर पेंट कर लिया, खुद कंज्यूम कर लिया, उसको खुद बना के खुद अपने लिए रखे हुए, तो ये मेरे लिए फाइनल गुड्स होगा। तो इसलिए फाइनल गुड्स इंपॉर्टेंट है, फाइनल वर्ड टर्म जो है फाइनल इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एक डेफिनेट टेरिटरी में होना चाहिए, एक डेफिनेट टेरिटरी में होना चाहिए और फाइनल होना चाहिए, ठीक है। तो जीडीपी में तो समझ में आ गया। इस ग्राफ से देखिए आप, ये पूरा देश का बात चल रहा है। जीडीपी पूरा देश से हम लोग कहां जा रहे हैं? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मेरे पास कितना पैसा है खर्च करने के लिए, ठीक है। पूरा देश से लेकर के एक अपन सिंगल इंडिविजुअल के पास आ रहे हैं, तो कैसे वही देखते हैं। तो जीडीपी देखिए, जीडीपी के बाद जीएनपी क्या होता है? ये डोमेस्टिक से नेशनल आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जी से एन, जी से एन मतलब डोमेस्टिक से नेशनल। इंडिया
इसका मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपए यहाँ से बन रहा है, और यहाँ पे दो फॉरेनर, एक कनाडा के रह रहे हैं फर्म और एक यूएस के फर्म रह रहे हैं, दोनों भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स बन रहा है, कुछ भी सामान बना रहे हैं, यूएस भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनेट टेरिटरी में हम लोग देखते हैं कि कोई ऐसा नेशनैलिटी वाला बात नहीं चलता है। अगर टेरिटरी में कोई भी यूएस का बंदा है, कनाडा का बंदा है, तो वो लोग भी अगर यहाँ पे इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है तो जीडीपी इंडिया का कहलाएगा ग्रॉस में। ठीक है, ग्रॉस में समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग नेशनल जीएनपी में फिर आते हैं नेशनल प्रोडक्ट, इंडियन नेशनल, यहाँ सिटीजन का बात करेंगे। अगर नेशनल इंडियन नेशनल यहाँ पे कोई डेफिनेट टेरिटरी नहीं है, इंडियन नेशनल जहां पर भी है वहां पर भी जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका हम लोग समेशन करेंगे तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि कनाडा में बैठे हुए यहाँ बाहर, यूएस में भी है, ये लोग भी ये अगर यहाँ भेज रहे हैं, लेकिन ये इंडियन सिटीजन है, रहते हैं यूएस में, इंडियन सिटीजन है, ये जो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं इसको भी हम लोग जीएनपी में ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पे एब्रॉड वाला टर्म आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, तो एनएफआईए मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो यहाँ पे एक्स माइनस, जैसे कि यहाँ पे भी इंडिया में भी कोई रसिया नेशनल का, नेशनलिटी का यहाँ पे रहता होगा और यहाँ पे प्रोड्यूस करो, तो इसका जो पैसा आएगा वो रसिया पे इंक्लूड होगा, इंडिया पे हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो फैक्टर इनकम हम लोग इंडिया वाला लेंगे और फॉरेन का माइनस कर देंगे, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो जीएनपी मिल जाएगा। ठीक है, जीएनपी तक आ गया, जीडीपी समझ में आ गया, जीएनपी समझ में आ गया। एक चीज और समझना है, जीडीपी जब लिखा रहता है नॉर्मल, तो ये हम लोग मार्केट प्राइस पे लेते हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर इसका, और जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडिड रखा है, जीबीए रहेगा तो ये फैक्टर कॉस्ट पे रहेगा। ठीक है, ये दो चीज ध्यान रखें। जीडीपी के बाद हम लोग आते हैं जीएनपी में, जीएनपी समझ में आ गया, उसके बाद आते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए ग्रॉस और नेट, यहाँ पे तो ग्रॉस और डोमेस्टिक और नेशनल था, यहाँ पे ग्रॉस और नेट है, तो यहाँ पे कुछ तो सब्सट्रैक्ट होगा, यहाँ पे हम लोग हटाते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे ये स्क्रीन, ये वाला जो स्क्रीन है वो मान लीजिए 1 लाख का है, एक 100 का मान लेते हैं, 100 का ये है, तो ये तो ऐसा है कि नहीं कि 50 साल चलेगा, हर वियर एंड टीयर इसका होता है, वियर एंड टीयर होगा इसमें, तो हर साल का कुछ वियर एंड टीयर होता है, उसी को डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अगर 10 साल का, तो अगले साल इसका क्या हो जाएगा, 10% कम हो जाएगा, 10% कम होगा तो 90 रुपीज का वैल्यू रहेगा। ठीक है, आप जब इंश्योरेंस भी कराते हो तो वहां भी वैल्यू हर साल कम होते रहता है, तो वही उसको डिप्रिशिएट रेट में उसका आपका इंश्योरेंस अमाउंट सब जो रहता है, एस्योर्ड सम रहता है, वो डिक्रीज करते जाएगा। तो ग्रॉस से नेट में आने के लिए, ग्रॉस में अगर हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हम लोग को नेट मिल जाएगा, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमको मिला एनएनपी, मार्केट प्राइस चल रहा है। हम लोग पहले बताया कि जो नॉर्मल नॉमेनक्लेचर है जीडीपी, जीएनपी और नॉर्मल मार्केट प्राइस पे रहता है। डेप्रिसिएशन के बाद देखते हैं कि मार्केट 3 तरह का प्राइस होता है, वो देख लें अभी। फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस। इसमें डिफरेंस क्या है? एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये इसका कैंपस है, कैंपस में कुछ प्रोडक्ट, टाटा स्टील है, टाटा स्टील में कार्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, कार बन रहा है। तो जो फैक्टर कॉस्ट आपको समझ में आ रहा है वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, फैक्टर कॉस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो फैक्ट्री एट द फैक्ट्री लेवल जो भी आपका प्रोडक्शन सब्सिडीज
और प्रोडक्शन टैक्स जो भी लगता है, जो प्रोडक्शन सब्सिडीज, वर्ड पे देखिए प्रोडक्शन सब्सिडीज एंड प्रोडक्शन जो भी प्रोडक्ट को बनाने में जो हमको सब्सिडीज मिल रहा है और टैक्स मिल रहा है, तो टैक्स को ऐड करते हैं, सब्सिडीज को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर प्लस प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। ये कार यही अभी अभी कंपनी में है, ये कार अभी कंपनी में ही है। यहाँ पे आ जाएंगे गवर्नमेंट का ऑफिशियल्स, एक्साइज ड्यूटी, प्रोडक्शन टैक्स, एक्साइज ड्यूटी लगेगा यहाँ पे। कुछ जैसे ईवी कार बना रही होगी तो यहीं पे इसको सब्सिडीज मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब्सिडीज यहाँ मिल गया, तो यही वाला अगर हम माइनस प्लस करते, प्लस जो प्रोडक्शन टैक्स खत्म ऐड कर दो और सब्सिडीज ऐड कर देंगे, तो इससे निकलेगा बेसिक प्राइस, ठीक है। तो इसको उल्टा उल्टा कैसे करेंगे, अगर बेसिक प्राइस अगर फैक्टर कॉस्ट जाना होगा तो क्या करेंगे, उल्टा कर इसको उल्टा कर देंगे, माइनस प्रोडक्शन टैक्स हो जाएगा और माइनस प्लस प्रोडक्शन सब्सिडीज हो जाएगा, ठीक है। ये बाद में आपको काम आएगा, ये देखिएगा फैक्टर कॉस्ट अगर हम लोग बढ़ते जाएंगे, फैक्ट्री के बाद बढ़ेंगे तो टैक्स बढ़ते जाएगा मेरा, ठीक है, और सब्सिडीज को माइनस करते जाएंगे तब हम लोग बेसिक प्राइस पाएंगे, मेरा प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बेसिक प्राइस का यूज कहां पे होता है, बेसिक प्राइस का अगर यूज देखेंगे हम लोग, यहाँ पे बेस ईयर निकालने के लिए हम लोग को समझना होगा, बेस ईयर जो पहले 2015 में कहां तक चलता था, 2015 का जो क्राइटेरिया है 2015 में चेंज आया है, 2015 से पहले और 2015 में बात क्या है, 2015 का बेस ईयर, 2015 से पहले बेस ईयर क्या था, 2004। किस चीज का हम लोग चेक करेंगे, हम लोग नॉमिनल और रियल वाला एक कॉन्सेप्ट लग रहा है छूट गया उसमें, तो जीडीपी के बाद ही चलेगा, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो 2015 वाला देख रहे थे, 2015 में बड़ा एक चेंज आया है, जो बेस ईयर 2004-5 था उसको 2015 के बाद क्या क्या कर दिया गया, 2011-12 बेस ईयर हम लोग चेक करते हैं, बेस ईयर हम लोग निकालते हैं जब रियल जीडीपी निकालना होता है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी मतलब उस नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर का प्राइस एंड करंट ईयर का क्वांटिटी अगर हम लोग इनटू करेंगे तो वो जीडीपी निकलेगा, वो नॉमिनल रहेगा क्योंकि इंफ्लेटेड है। पिछले साल राइस का रेट 100 रुपीज था, 2024 में राइस का रेट क्या होगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वांटिटी अगर डिमांड अगर मान लीजिए सेम है, 10 का ही डिमांड था, अभी भी 10 है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ 1000 हो गया, यहाँ पे 1100 हो गया, तो यहाँ से तो हम लोग खुद देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, 10% वाला वहां पे बढ़ गया, तो यहाँ पे 1000 था पहले और अब 11,000, लेकिन रियलिटी में ये बढ़ा है कि ये तो रेट फ्लक्चुएट कर रहा है, ये पहले 100 रुपए था, अब 110 हो गया, उसके चलते जीडीपी बढ़ा, लेकिन हम लोग का मेन फोकस क्या था, डिमांड का, डिमांड तो सेम है, 10 आज 10 कल भी डिमांड कर रहे थे, लेकिन आज भी 10 डिमांड कर रहे हैं, तो ये वाला हो गया, जो हम लोग करंट प्राइस और करंट ईयर पे चेक करते हैं, तो वो हम लोग का होता है नॉमिनल। रियल के लिए क्या होता है कि एक बेस ईयर लेना पड़ता है, एक बेस ईयर लेंगे तभी सो हमको पता चलेगा कि क्या हम लोग का कंट्री में डिमांड का ग्रोथ कितना हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये वाला एक चेंज आया था, यहाँ पे बेस ईयर चेंज किया करा गया था, 2015 में 2004 और 5 का बेस ले लिया जाता था, लेकिन 2011-12 में 2015 के बाद 2011-12 हम लोग लेने लगे, और इसका सबसे बड़ा जो ये पढ़ाने का मकसद यही था कि यहाँ पे चेंज हुआ है, सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है, पहले जीडीपी जो लेते थे हम लोग, ये हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे लेते थे, लेकिन 2015 के बाद क्या हुआ, इसको हम लोग मार्केट प्राइस पे लिंक कर दिए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे थे हम लोग
2015 वाला में जीवीए अगर वो पहले लेते थे, पहले था फैक्टर कॉस्ट 2015 से पहले, 2015 के माइनस करते हैं तो पहले प्लस करेंगे, जीवीए अब बेसिक प्राइस में लेते हैं। ये वाला इसलिए बेसिक प्राइस मैंने आपको बताया, तो फैक्टर फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस हम लोग पता चल गया कि फर्म के अंदर ही, अभी मार्केट में नहीं है, फर्म के अंदर ही अगर हम लोग चेक कर रहे हैं उसी कंपनी के बिल्डिंग के अंदर ही, तो सब्सिडी प्रोडक्शन सब्सिडीज और प्रोडक्शन टैक्सेस जो अगर यहाँ पे जोड़ देंगे फैक्टर कॉस्ट पे तो बेसिक प्राइस हो जाए। बेसिक प्राइस से हटाने, बेसिक प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। उसके बाद बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस में जाने के लिए क्या करता है, प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज, ये मार्केट प्राइस में आ गया। हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, जीडीपी जब भी अगर कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा तो उसको हम लोग सोचेंगे मार्केट प्राइस में, और जो जीबीए रहता है वो फैक्टर कॉस्ट पे रहता है। तो वही चीज बना हुआ फैक्टर कॉस्ट में, प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी की तो बेसिक प्राइस आया। इसके बाद प्रोडक्ट टैक्स माइनस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज करेंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जीडीपी बेसिक प्राइस, जीडीपी एट बेसिक प्राइस प्लस टैक्स प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। ठीक है, उल्टा है, मार्केट प्राइस से हम बेसिक प्राइस पे आ रहे हैं, मार्केट प्राइस से बेसिक प्राइस पे आने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मार्केट प्राइस से बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस से लोग बेसिक प्राइस में आने के लिए टैक्स और सब्सिडीज को माइनस कर देंगे, टैक्स को ऐड करेंगे, सब्सिडी को माइनस करेंगे। अब बेसिक प्राइस यहां तक आ चुके हैं, जीडीपी एट बेसिक प्राइस। अब उसके बाद क्या करें, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी, वही लिखा हुआ है जो यहाँ पे इस ग्राफ में। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, प्लस जो टैक्स है, टैक्स क्या है, प्रोडक्शन भी है प्रोडक्ट भी है, सब्सिडीज क्या है, प्रोडक्शन भी है प्रोडक्ट भी, तो दोनों मिला करके अगर माइनस कर देंगे फैक्टर कॉस्ट पे तो हम लोग को जीडीपी प्लस कर ऐड करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे तो हम लोग को मार्केट प्राइस में जीडीपी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को किसी लेवल का भी हमको प्राइस पता रहेगा तो हम लोग वाइज वर्सा करके निकाल सकते हैं। तो इसका एक न्यूज इसलिए बेसिक प्राइस अपन पढ़ रहे हैं कि पहले फैक्टर कॉस्ट पे चलता था, पहले जो जीबीए हम लोग वैल्यू एडिशन देखेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो होता था वो हम लोग निकालते थे फैक्टर कॉस्ट में, ये वाला 2015 से पहले। लेकिन 2015 के बाद जो ग्रॉस जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडिट निकालते हैं वो बेसिक प्राइस निकलता है। अब बेसिक प्राइस आपको पता नहीं होगा तो आप फिर कंफ्यूज करोगे, क्योंकि जीबीए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एडिशन के बाद में हम लोग ज्यादा जरूरत पड़ता है। तो जीबीए, अभी एक चीज याद रखना है कि जो अभी का जो लेटेस्ट डेटा में जीबीए हम लोग जो निकालते हैं वो हम लोग बेसिक प्राइस पे निकालते हैं। बेसिक प्राइस यहाँ से क्लियर हो गया होगा, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस। ठीक है, चलिए ग्राफ में आते हैं। ग्राफ है अल्टीमेटली हमें समझना है ग्राफ। तो हम लोग कहां पे थे, जीडीपी से एनडीपी, जीडीपी से जीएनपी में आ गए, सब मार्केट प्राइस में होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी हम लोग ग्रॉस से नेट डेप्रिसिएशन से निकालेंगे, तो ग्रॉस से नेट निकल गया, डेप्रिसिएशन ये भी मार्केट प्राइस पे है, तो एनएनपी मिला, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एक चीज प्रोडक्ट इनकम एक्सपेंडिचर, तो प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर ये वाला एक, जब मार्केट में हम लोग जब भी डेटा कैलकुलेट करेंगे तो इसको इक्वल मानते हैं, जो भी प्रोडक्शन होगा वही इनकम होगा, वही चीज हम लोग, अगर जो इनकम हो रहा है फैक्टर सेम चीज है, सब पैटर्न जुड़ा हुआ है,
हम लोग प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, फैक्टर प्रोडक्शन से, उसी के हिसाब से हमको जो पैसा मिलता है, फैक्टर प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर से हम लोग को मिलता है वेज, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट। ठीक है, तो वही जो हम लोग का प्रोडक्शन है वही इनकम है, वही एक्सपेंडिचर है, वही पैसे से हम कुछ खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझना है यहाँ पे। तो एनएमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, उसको हम लोग करना क्या है, मार्केट प्राइस से हम लोग को लाना है फैक्टर कॉस्ट पे। क्योंकि देखिए नेशनल इनकम जो रहता है, नेशनल इनकम निकालेंगे वो हम लोग का किस में आएगा, फैक्टर कॉस्ट में। फैक्टर कॉस्ट के क्यों आएगा, फैक्टर कॉस्ट पे क्यों आएगा, क्योंकि इसमें देखिए इस पे कोई ना तो कोई सब्सिडीज है ना टैक्सेस है। अगर बेसिक प्राइस या मार्केट प्राइस पे रहता है नेशनल इनकम, तो हमें जो एक्चुअल इनकम है वो हमको पता नहीं चलता। तो इसलिए एक्चुअल इनकम कितना ग्रोथ हो रहा है इंडिया का, नेशनल इनकम कितना है, वो हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे निकालेंगे। ठीक है, तो सेम चीज है यहाँ पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस से हमको चेंज करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट, उसी को बोलते हैं नेट नेशनल इनकम। क्योंकि प्रोडक्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू नेट नेशनल इनकम। ठीक है, इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम हमको निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट चाहिए। यहाँ पे क्या था, ये मार्केट प्राइस में था, तो इसे क्या हटा देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी, वही लिखा हुआ इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज अगर ऐड कर देंगे हम लोग मार्केट प्राइस में। हाँ, इसमें मार्केट प्राइस से अगर हम लोग ये सब हटा देंगे, माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी, तो हमको निकल गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, हम लोग कहां पहुंचे, देश का जो कितना प्रोडक्ट हो, कितना देश का कितना खर्च, कितना मिल रहा था, कितना प्रोड्यूस हो रहा था, उससे जाकर के हम लोग देखें नेशनल से चेक किया हम लोग एक इंडिविजुअल पे आ गया, पूरे लेवल पे नेशनल इनकम, एक पूरा नेशन कितना कमा रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं पर्सनल इनकम। ये चीज थोड़ा समझना होगा। जीडीपी, जीएनपी, नेट कैपिटल इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वही हो जाएगा पूरा आपका। तो इसको देखते हैं, एक फॉर्म लेते हैं, टाटा कंपनी है, टाटा के पास कितना पैसा आ रहा है, मान लीजिए एक्स पैसा इसके पास आ रहा है, पैसा ये कमा रही है, तो ये देंगे किसमें, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट। ठीक है, जो पैसा आएगा वो बांटना है टाटा को, तो वे ये वेजेस में दे देंगे, इंटरेस्ट पेमेंट कर देंगे, रेंट दे देंगे, प्रॉफिट में दे देंगे। जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या हो गया, जो कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट मान लीजिए 1,000 रुपए मिला, 1,000 रुपए में ये सब चुकाने में आपका लग गया 600 रुपए, मेरे पास प्रॉफिट है 400 रुपीज। ठीक है, 1000 मिला था, अपन ने वेज में डाल दिया, इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, रेंट पे डाल दिया, तो 600 रुपए लग गए, तो मेरे पास प्रॉफिट बचा 400 रुपए। ठीक है, अब प्रॉफिट को क्या होता है कि कंपनीज क्या करती हैं, कुछ पैसा खुद अकाउंट में रखती हैं, कुछ पैसा तो ऑनरशिप में चल जाएगा, इक्विटी और डिविडेंड में चल जाएगा पैसा, लेकिन कुछ पैसा वो बैंक अकाउंट में रिटेन करती है आगे जाकर के हेल्प करने, या कैपिटल कुछ विजन होगा कोई कंपनी का कि आगे जाके क्या खरीदना है, क्या लेना है, तो उस विजन के लिए एक प्रॉफिट या कुछ पैसा अपने पास होल्ड करके रखती है। ठीक है, पैसा होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात कर रहे थे,
तो हाउस होल्ड के पास इसमें माइनस क्या करेंगे हम लोग, एक तो यहां पे हम लोग को पता चल गया जो प्रॉफिट है अनडिवाइडेड, जो प्रॉफिट डिवाइड नहीं किया गया उसको अपन होल्ड करके रख रहे हैं, होल्ड करके रखे हैं, तो मेरे पास तो वो मेरा पैसा तो है नहीं, तो हाउस होल्ड के पास ये वाला खर्च माइनस करेंगे यहां पे अनडिवाइडेड प्रॉफिट। ये अपन देश पैसा हम लोग नेशनल से अपना पैसा खोज अपना पैसा निकाल रहे हैं, तो अपना पैसा पर्सनल इनकम के लिए क्या क्या, एक नेशनल इनकम से पर्सनल इनकम को लाने के लिए क्या क्या हम लोग हटाना पड़ेगा। तो एक तो और है इसका, हाउस होल्ड कितना रिसीव करता है पैसा, रिसीव बाय हाउस होल्ड, रिसीव बाय हाउस होल्ड। तो इसमें एक चीज और देखना है हमको कि ये दिख रहा है, बड़ा कर देता हूं, तो यहां पे दिख रहा होगा, यहां पे फॉर्मूला क्या है, यूपी अनडिवाइडेड प्रॉफिट, एक है आपको कॉर्पोरेट टैक्स, ट्रांसफर पेमेंट और नेशनल इंटरेस्ट। तो एक कंपनी है, कंपनी में आपका कंपनी से क्या क्या जाएगा, तो अपन अभी देखा था टाटा कंपनी है, फर्म है, एक फर्म है, फर्म में माइनस क्या करना पड़ा हमें, मतलब इसको सेव करने के लिए, पैसा हटाने के लिए अनडिवाइडेड प्रॉफिट हटा दिए, वो तो मेरे पास है नहीं। दूसरा जो कॉर्पोरेट टैक्स लग गया, टैक्स मेरे पास नहीं है, डिस्पोजल जो पैसा मेरे पास आ रहा है, तो एक तो अनडिवाइडेड प्रॉफिट खत्म हो गया, आपका कॉर्पोरेट टैक्स खत्म हो गया। एक क्या होता है कि आपका कुछ पैसा ट्रांसफर होता है, कैसे, जैसे फार्मर को अभी एक स्कीम में क्या मिल रहा है, 6,000 रुपए हर साल का मिलता है, तो उसको हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए करके मिलता है, वो ट्रांसफर रिसीव हो रहा है, तो हाउस होल्ड को पैसा वो आ रहा है, ट्रांसफर पेमेंट। ये भी रिसीव, मेरे पास जो एक अपना इंडिविजुअल